फैब स्टार्ट करेंगे, फैब 2026। अभी जून में मैं ऑलमोस्ट बराबर ले आऊंगा आप लोगों को, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल तक हो जाएगा मोस्टली प्रॉब्ली, ठीक है। IMF वॉन्ट बांग्लादेश अगेंस्ट रिस्क बैंक सपोर्ट। IMF ने बांग्लादेश को वार्न किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि IMF ने बांग्लादेश को वार्न किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल जो बांग्लादेश में जो चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी हुए हैं, तो इस न्यूज में हम एक तो दोबारा से पढ़ेंगे IMF, दूसरा पढ़ेंगे BNP, देन तारिक रहमान, चौथा पढ़ेंगे आवामी लीग, शेख हसीना, देन पढ़ेंगे NCP, मोहम्मद यूनिस, और ढाका, मुक्ति वाहिनी, शेख मुजीबुर रहमान, और 11वां 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। देखो वन बाय वन देखो सर। पहला IMF हमने पढ़ा था, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। मुझे ही बताने दो, नहीं तो आप में से आधे कुछ बोलेंगे आधे कुछ बोलेंगे, सिर्फ सुनो, मैं पूछूं तो ही बताना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC, बना था 1945 में। ब्रेटन वुड्स नाम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस से IMF को बनाया गया था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में एक प्लेस का नाम है जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस से दो चीजें बनी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अंतरा कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। IMF में होती है MD, या होता है मेल या फीमेल डिपेंड करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। वर्ल्ड बैंक में होता है प्रेसिडेंट, होता है या होती है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। ये बुल्गारिया से है, बुल्गारिया यूरोपियन कंट्री है, ये USA से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। बुल्गारिया न्यूज में क्यों था? 21st कंट्री है, हमने पढ़ा था यूरोजोन ज्वाइन करने वाली 21st कंट्री बनी है बुल्गारिया इस साल। IMF का काम है टू हेल्प कंट्रीज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर कोई कंट्री आ जाए तो उसको हेल्प करना। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब यहाँ पे होता है जब कोई कंट्री अपना डेट
या जो उसने बोरो किया है कोई अमाउंट, ठीक है, या कोई पेमेंट करनी है उसको, वो पेमेंट ना कर पाए, क्योंकि नॉर्मली किसी भी कंट्री का जो डेट होता है, उसकी बोरोइंग होती है, वो डॉलर में होती है, तो डॉलर वो ना पे कर पाए, ना दे पाए, तो उस केस में आईएमएफ पिक्चर में आता है। तो वो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बताता, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस से बताता है। वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट के लिए ये लोन भी देता है और एड भी देता है। एड वो पैसा होता है जो वापस नहीं देना, लोन वो पैसा है जो वापस देना है। आईएमएफ सबसे ज्यादा लोन देता है इंडिया को। हम आईएमएफ के सबसे ज्यादा लोन रेसिपिएंट है, लोन लेने वाली जो सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक से कंट्री को देता है, तो वो इंडिया को देता है। हमारे अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक फंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आईएमएफ। सेकंड है, तो आईएमएफ ने बांग्लादेश को वार्न किया है रिस्की बैंक्स को कि वहां पे बैंकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वो पहले कंट्री, क्योंकि आईएमएफ सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प नहीं करता, अलग अलग कंट्रीज को सुपरवाइज भी करता है कि कौन सी कंट्री ठीक कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। क्योंकि अगर एकदम से बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई तो आईएमएफ भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आईएमएफ खुद फेल ना हो जाए, इसके लिए वो कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन पे नजर बना के रखता है। जब उसको लगता है कि कोई कंट्री गड़बड़ करने वाली है, 189 मेंबर हैं आईएमएफ के, 189। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बार ऐसा होगा मैं किसी डेटा को बहुत कैजुअल बताऊंगा, ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर वहीं से पूछ ले, ठीक है। तो 189 मेंबर हैं आईएमएफ के, तो 189 कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन को आईएमएफ चेक करता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि ऐसी सिचुएशन ही पैदा ना हो, इसके लिए पहले से वार्निंग दे देता है कि आप लोग ये काम गलत कर रहे हो, मत करो, नहीं तो कल को हमारे पास आओगे लोन लेने के लिए। मतलब पैसा, वो आईएमएफ जो पैसा देता है वो लोन ही होता है एक तरह का, वो भी रिपे करना होता है, ठीक है। देन बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसने अभी बांग्लादेश में गवर्नमेंट बनाई 1971, उससे ही पीछे चलते हैं 1947, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दो कंट्री बनी, एक कंट्री बनी उसमें दो नाम थे, मतलब एक ईस्ट में थी इंडिया के, एक वेस्ट में थी, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इन दोनों में लड़ाई थी लैंग्वेज को लेके। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश, इसकी लैंग्वेज है उर्दू, बंगाली, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसकी लैंग्वेज है उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान इस पाकिस्तान को पे उर्दू इंपोज करना चाह रहा था, उसको लेके बहुत फाइट हुई, लड़ाई हुई, ठीक है, और लास्ट में फिर वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। वॉर होने का रीजन था ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे पर्सन इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में वहां की मिलिट्री उनका परसिक्यूशन कर रही थी। परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी पर्सन को मारना, एक तरह से, वैसे उन पे अत्याचार करना भी होता है, लेकिन अत्याचार करके मतलब फोर्स को इतने एक्सट्रीम वे में यूज करना कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो परसिक्यूशन से भाग के कुछ लोग इंडिया आए, कुछ नहीं लाखों लोग इंडिया आए, और उस वक्त इंडिया इस हालत में था नहीं कि इतने लोगों का पेट भर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ खुद फूड स्कैरिसिटी थी, खाने की शॉर्टेज थी। तो हमने रिक्वेस्ट किया वेस्ट पाकिस्तान को, लड़ाई नहीं रुकी, तो हमने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प की। ईस्ट पाकिस्तान में एक पर्सन था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, ठीक है। तो वो ये फादर ऑफ बांग्लादेश थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब की गवर्नमेंट का सेम चेंज हो गया है, वो अब नहीं मानते कि ये फादर ऑफ बांग्लादेश थे।
तो इन्होंने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाई। इन्होंने इंडिया की हेल्प से मुक्ति वाहिनी नाम की एक आर्म फोर्स ट्रेन की, जिसको इंडिया ने ट्रेन किया, आर्म्स एम्यूनिशन दिए और इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट में फाइट की। और 1971 में बांग्लादेश एक नई कंट्री बन के आया, तो ये है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बाद में इस पर्सन ने वहां पे एक पार्टी बनाई, आवामी लीग। और ये वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इनकी बेटी शेख हसीना, वो प्राइम मिनिस्टर रही बहुत लंबे टाइम तक। फिर बीच में एक फेज ऐसा आया जब बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा, ठीक है, और एक मिलिट्री पर्सनल की बेटी थी खालिदा जिया। इनके फादर मिलिट्री में थे और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक बांग्लादेश पे रूल किया। तो एक पार्टी इन्होंने बनाई बाद में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो आज पावर में है बांग्लादेश में, और जो अभी प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, वो इनके बेटे हैं, खालिदा जिया के। ये पहले आवामी लीग बनी, शेख मुजीबुर रहमान पावर में रहा बहुत लंबे टाइम तक, फिर उनका असैसिनेशन हुआ, उनको मारा गया और मिलिट्री रूल आया उसमें बांग्लादेश में। मिलिट्री रूल आया तो बहुत लंबे टाइम तक मिलिट्री रूल चला। फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आई तो ये पावर में आई। इन्होंने इन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए, इनको जेल में रखा, ये बहुत लंबे टाइम तक जेल में रही। तो जब ये जेल में थी तो इनका बेटा बांग्लादेश छोड़ के चला गया और वो बहुत लंबे टाइम तक एग्जाइल में यूरोप में रहा। मैंने ये स्टोरी आप लोगों को पहले ही बताई थी, यूरोप में क्यों भाग के जाते हैं ये लीडर, क्योंकि वहां से एक्स्ट्राडाइट करना मुश्किल होता है किसी को। तो इसलिए कोई भी पर्सन जो है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है, तो तारिक रहमान लगभग 20 साल से भी ज्यादा लंदन में रहा। उसके बाद अब जब बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो मुक्ति वाहिनी फोर्स बनाई गई थी, उनके जो डिसेंडेंट थे, मुक्ति वाहिनी में जो काम कर रहे थे, उनके डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया गया था बांग्लादेश में, और वो रिजर्वेशन अभी तक चला ही हुआ था इतने साल के बाद भी, 1971 से अब तक चला हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि ये रिजर्वेशन गलत है, कि इनके फोरफादर्स ने एक बार कंट्री को सर्व किया था, उसके लिए बार बार अलग अलग जनरेशन को क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो वहां का यूथ भड़क गया और वहां पे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। तो शेख हसीना को एग्जाइल में जाना पड़ा। एग्जाइल में तो होता है देश निकाला देना, ठीक है। तो पहले वो इंडिया रही लंबे टाइम तक, और अभी ये माना जा रहा है वो भी यूरोप में ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो ये अभी बाहर गई तो बांग्लादेश में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बोल लो, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस को फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग बोला जाता है। इन्होंने बांग्लादेश में गरीबी दूर करने में बड़ा रोल प्ले किया। ये माइक्रो फाइनेंसिंग का एक कंसेप्ट चलाते थे। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे जाके फाइनेंसिंग करना। फॉर एग्जांपल, कोई स्ट्रीट वेंडर है, उसको 500 रुपए चाहिए, और शाम उन 500 रुपए से वो सुबह कुछ सामान खरीदेगा, दिन भर उसको सेल करेगा और शाम को आपके 500 रुपए वापस दे देगा और वो अपना प्रॉफिट रख लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसको ये 500 रुपए कौन दे। इस 500 को बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि अगर ये वापस नहीं देने आया तो कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे अनसिक्योर्ड लोन देने स्टार्ट किए मोहम्मद यूनिस ने, और धीरे धीरे पूरे
बांग्लादेश में ऐसा एक सिस्टम बना दिया, माइक्रो फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको, छोटे लेवल पे फाइनेंस करना जाके किसी को 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे लाखों लोगों को देना, और शाम को वो लोग वापस दे देते थे पैसे को, ठीक है, विद सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट ले लेते थे वो उनपे। तो इस ऐसे उन्होंने पूरे बांग्लादेश में एक माइक्रो फाइनेंसिंग का सिस्टम स्टार्ट किया। इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया बाद में। So he got Nobel Peace Prize for this project of micro financing. तो इनको बांग्लादेश का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जब जेनजी प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में और शेख हसीना भाग के चली गई, ठीक है। उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं थे, स्ट्रेन था इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में, क्योंकि वो कह रहे थे कि शेख हसीना को हमें वापस दे दो, हम उसको ट्रायल करेंगे, उसने यहाँ पे बहुत सारे गलत काम किए, तो इंडिया ने मना कर दिया। रीजन में इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे कभी से बांग्लादेश के साथ, रीजन, मुक्ति वाहिनी और आर्म फोर्स जो उनकी थी, और उनके लिबरेशन में हम लोगों ने जो हेल्प किया था, ठीक है। तो वो अच्छे रिलेशन तभी है जब वहां पे आवामी लीग पावर में है। जब वहां पे बीएनपी पावर में आई तो हम लोगों के रिलेशन अब फिर से स्ट्रेन हो गए हैं। अभी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है जितने पहले थे, ठीक है। इवन अभी जब बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनी, नए प्राइम मिनिस्टर बने, या बोलो कि बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, तो एक तो पार्टी थी अवामी लीग, एक पार्टी थी जो इलेक्शन लड़ रही थी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और एक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, ये एक नई पार्टी बनी है बांग्लादेश में जो वहां के यूथ ने बनाई है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को करंट अफेयर में कि बांग्लादेश में एक नई पार्टी बनी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। ये उन जेनजीज ने बनाई जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो इन तीन के बीच में इलेक्शन लड़े गए, तो मेजोरिटी मिली इसको, बीएनपी को। बीएनपी के बेस पे, बीएनपी के की तरफ से अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान। जब उनकी स्वेरिंग सेरेमनी थी, जब उनको प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेनी थी, तो इंडिया को इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, हमारे यहाँ से गए थे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। एग्जामिनर का पता नहीं है ना वो क्या पूछ ले, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इंडिया से जो प्राइम मिनिस्टर बने तारिक रहमान, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे, और लोकसभा स्पीकर का नाम है ओम बिरला। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ढाका इज द हेडक्वार्टर ऑफ, किसका हेडक्वार्टर है? नहीं, सार्क का हेडक्वार्टर है ढाका, या बिम्स्टेक का है? एक काठमांडू है सार्क का, तो ठीक है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मतलब मल्टीपल सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग करना, कोऑपरेशन करना। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब अलग अलग कंट्रीज मल्टीपल फील्ड में एक दूसरे का हेल्प करेंगी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका के अंदर। देन इंडिया अपनी लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री किसी कंट्री के साथ है तो वो बांग्लादेश है, और वो बाउंड्री का साइज है 4096 किलोमीटर।
ये एक एक्रोनिम है जो हम याद रखेंगे। इंडिया की बाउंड्री लाइन किस किस कंट्री के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसी है। सबसे बड़ी बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ, बीए बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान के साथ, फोर्थ नंबर पे है नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इससे ये भी याद रह जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर कि किस ऑर्डर में है वो। सबसे बड़ी बाउंड्री है 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी है 72 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है अलग अलग कंट्रीज के साथ। डन। बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जूट प्रोडक्शन में बांग्लादेश नंबर 1 है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन होता है। जूट को प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, पानी खड़ा रहना चाहिए। तो बांग्लादेश के पास वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, उसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के पास है। तो पानी रहता है खड़ा वहां पे, जूट के लिए पानी खड़ा रहना चाहिए हमेशा। जूट हेल्प करता है टेक्सटाइल बिजनेस में, कपड़े बनाने में। तो टेक्सटाइल बिजनेस में आज के टाइम पे बांग्लादेश ने इंडिया को भी ओवरटेक कर लिया है सस्ता टेक्सटाइल बनाने में, सस्ते कपड़े बनाने में। इवन आप देखो इंडिया में भी जब भी आप कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदो उसका जो टैग होता है उसमें देखना लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। कभी ध्यान से देखना, मेड इन पहले इंडिया लिखा होता था, अभी मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। किसी भी ब्रांड का कपड़ा खरीदोगे टैग पे देखोगे लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सस्ते कपड़े बनाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, इंडिया से भी ज्यादा डेवलप है, ठीक है। तो ये चीजें बांग्लादेश के बारे में मैंने सारी की सारी एक जगह पे बता दी है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है अभी पिछले 1 साल में जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने पूरा हिस्ट्री करंट सारा उनका बता दिया है, जो जो आप लोगों को पढ़ना है। इससे बाहर आया तो फिर समझो आपकी किस्मत खराब है, ठीक है, क्योंकि इस कितना पढ़ोगे, लिमिट है एक पढ़ने की, ठीक है। तो हमने वहां की मेन पार्टी कर ली, उनको बनाया किसने, कौन अब पावर में है, ठीक है, कौन सी पार्टी पावर में है, ठीक है, कौन एग्जाइल पे है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की स्टोरी कर ली, मुक्ति वाहिनी, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद यूनिस, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, केयर टेकर गवर्नमेंट और टेक्सटाइल का बिजनेस उनका, ठीक है। हस्बैंड नहीं बताया मैंने, फादर कहा था उनके, जनरल जियाउर रहमान थे, जियाउर रहमान उनके फादर थे। हाँ हस्बैंड भी है लेकिन मुझे नाम नहीं जाने कौन है, वो न्यूज में भी नहीं रहते कैसे। डन। तो ये बांग्लादेश में आप लोगों को बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में एक आइलैंड है भाषण 4 आइलैंड, ये अब की बार उसने पूछा था, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इंडिया में पीयू के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में BLLB करने के लिए। तो उन्होंने पूछा था रोहिंग्या मुस्लिम, कि ये रोहिंग्या मुस्लिम मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि ये रोहिंग्या मुस्लिम कौन सी कंट्री से हैं, ये म्यांमार से है। रखाइन नाम का एक स्टेट है, रखाइन स्टेट इन म्यांमार, वहां पे इनका परसिक्यूशन किया जा रहा था, मतलब इन पे अत्याचार किए जा रहे थे फोर्सफुली। तो वहां से भाग के ये लोग बांग्लादेश और इंडिया आ रहे थे, ठीक है। तो इनको भाषण 4 नाम के एक आइलैंड पे इनको वहां पे बसाया गया है अभी यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूएन का
एक अलग से ग्रुपिंग है यूएन कमीशन ऑन रिफ्यूजीज। रेफ्यूजी वो होते हैं जो अपनी कंट्री से भाग के दूसरी कंट्री जा रहे हैं किसी न किसी फियर की वजह से, तो उनको रेफ्यूजी बोला जाता है। ठीक है, तो भासन चार नाम का आइलैंड है और एक पोर्ट है चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश में, चिटगांव पोर्ट। डबल टी है, डबल एच नहीं है, CHITT, चिटगांव पोर्ट। इस पे लिटरली चाइना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, चाइना ने इस पोर्ट पे लगभग कब्जा कर लिया है बांग्लादेश में। कब्जा कर लिया मतलब बांग्लादेश को इतना लोन दे दिया, अब बांग्लादेश उसको लौटा नहीं पा रहा, तो उन्होंने बोल दिया कि भी अपने पोर्ट का एक्सेस दे दो हम लोग को। ठीक है, इसको चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटजी बोला जाता है, डेट ट्रैप स्ट्रेटजी, कि किसी भी कंट्री को इतना डेट दे दो कि वो रिटर्न ही ना कर पाए और फिर उनको बोलो कि नहीं दे पा रहे तो जमीन ही दे दो कुछ। ठीक है, तो 99 ईयर की लीज पे ले लेते हैं उसको, 100 साल तक लगभग, मतलब 99 ईयर के लिए वो जमीन उस कंट्री की हो गई। ठीक है, इसको बोला जाता है मॉडर्न कोलोनाइजेशन। ये मॉडर्न कोलोनाइजेशन है। एक तो कोलोनाइजेशन हमने देखा था तो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ये मॉडर्न कोलोनाइजेशन है कि ठीक है प्यार प्यार से पैसे देके और उनकी जगह ले ली, खरीद ली। ठीक है, इस ऐसा हमने श्रीलंका में भी पढ़ा था, हम्बनटोटा पोर्ट, एक हम्बनटोटा नाम की पोर्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये इंडिया का पेनिनसुला है, पेनिनसुला इंडिया, यहाँ है चिटगांव पोर्ट, इससे इधर म्यांमार के सिटवे पोर्ट है, म्यांमार की। इसके नीचे आओगे तो हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका की। इसके इधर आओगे तो यहाँ पे पाकिस्तान की पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। तो इसको बोला जाता है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कि उन्होंने इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया, एक तरह से चारों तरफ इंडिया के पोर्ट का एक्सेस ले लिया है। ठीक है, मतलब इंडिया को एक तरह की माला पहना दी है प्रोटेक्शन की, कि आप अगर कल को फाइट हुई इंडिया के साथ तो अब सिर्फ चाइना ऊपर से अटैक नहीं करेगा, चारों तरफ का एक्सेस है उसका चाइना के पास। तो इंडिया इस स्ट्रेटजी को काउंटर करना चाहता है, इसीलिए वो श्रीलंका में भी हमने एक एयरपोर्ट जो था वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, क्या नाम था अभी बताने वाला तभी बोल गया, चलो ध्यान आएगा तो बताता हूँ। ठीक है, तो वहां पे हमने पोर्ट लिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था म्यांमार के साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं हम। ठीक है, हम भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज में कुछ प्लेसेस का एक्सेस ले पाए। ठीक है, तो इसको चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी बोला जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। तो चाइना इंडिया को हर तरह से कैटर करना चाह रहा है, काउंटर करना चाह रहा है, तो उसने इंडिया को चारों तरफ से, मतलब एक तरह से सराउंडिंग बना लिया इंडिया के चारों तरफ, कि उसके पास पोर्ट का एक्सेस है अलग अलग। ठीक है, हम लोग चाहवार पोर्ट ले रहे हैं ऐसे ही, कहाँ पे, ईरान में। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी याद रखना, ये चाइना की है। इसमें चाइना ने इंडिया की अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज में उनकी जो पोर्ट है उनका एक्सेस ले लिया है 100 साल के लिए। कैसे लिया, उन कंट्रीज को डेट दिया, पैसा दिया, फिर वो पैसा लौटा नहीं पाई, ठीक है, और उनसे जमीन ले ली। इसको चाइना का डेट ट्रैप बोला जाता है। ये चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर रहा है आज के टाइम पे। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ और ही बोलते हैं उसको दूसरे नाम से, हो सकता है मुझे ध्यान ना हो। 1 मिनट।
हाँ ठीक है, वही है, मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमने लिया है। MTSA एयरपोर्ट बोला जाता है इसको वर्ल्ड का, मतलब वहां पे कुछ नहीं आता, ना कोई फ्लाइट चलती है, ना आती है, ना जाती है। हम उसको डेवलप करेंगे धीरे धीरे। कलादान मल्टी ट्रांजिट कॉरिडोर, मल्टी का मतलब मल्टीपल, ट्रांजिट मतलब वे। तो इंडिया में कोलकाता पोर्ट को हमने कनेक्ट किया है म्यांमार से। म्यांमार में एक रिवर है कलादान, ये रिवर के थ्रू हम लोग इंडिया में मणिपुर के बॉर्डर पे जाएंगे और वहां से हम मणिपुर में इंडिया में एंट्री करेंगे। ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया में। मतलब इंडिया का एक बहुत 32 किलोमीटर का एक रास्ता है, जिसमें फिर ऊपर आ जाता है नेपाल और नीचे आ जाता है बांग्लादेश। तो वो सिर्फ 32 किलोमीटर का एक एरिया जो इंडिया के पास है। अगर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो इंडिया का पूरा एक्सेस टूट जाएगा नॉर्थ ईस्ट के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ एक्सेस बनाने के लिए हमने बांग्लादेश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें बांग्लादेश के थ्रू जाने दो। उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा एक्सेस नहीं देंगे। क्यों मना किया? क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट कर रखा है बांग्लादेश में। तो चाइना गवर्नमेंट जब अगर हम हाँ करते तो वो बांग्लादेश से पैसा मांग लेते कि हमारा लोन वापस दे दो। बांग्लादेश के पास पैसा है नहीं, तो उन्होंने इंडिया को मना कर दिया इस प्रेशर में। तो हमने म्यांमार के साथ एक एग्रीमेंट किया। हालांकि जब ये एग्रीमेंट किया था हमने, तो बांग्लादेश में म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी, लेकिन अभी म्यांमार में मिलिट्री रूल है। तो ये प्रोजेक्ट वैसे ही खतरे में पड़ा हुआ है। चिकन नेक क्या नहीं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में वो है ढोकलाम ट्राई जंक्शन। नेक्स्ट न्यूज है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया जापान टू रिज्यूम नेवल रेस्क्यू एक्सरसाइज आफ्टर 9 ईयर। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि साउथ कोरिया और जापान क्या कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बीइंग ए कंट्री इनके बारे में जो जानना है। साउथ कोरिया में हमने पढ़ा था अभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, मैंने 1-2 क्लास पहले भी बताया था। सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, प्रेसिडेंट है वहां पे ली जे म्यूंग, ये वहां के प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया यूएसए की अलाइड कंट्री है। यूएसए ने पैसिफिक ओशियन में चाइना को डोमिनेंस को रोकने के लिए जापान, ताइवान और साउथ कोरिया, इन 3 कंट्रीज को डेवलप किया। ये तीनों कंट्री की डेवलपमेंट में यूएसए का हाथ है। यूएसए ने जानबूझ के इनको डेवलप किया मतलब इनको पैसा दिया कि तुम लोग डेवलप करो, टेक्नोलॉजी बनाओ। तो ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना,
जापान और साउथ कोरिया, इन तीनों को डेवलप करने में यूएसए का हाथ है। तो यूएसए इन तीनों को प्रोटेक्शन भी देता है और ये यूएसए की अलाइड कंट्रीज है, ठीक है। तो और फिर हमने पढ़ा था 38th पैरेलल। क्या है 38th पैरेलल? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग करती है उस लाइन का नाम है बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज 38th पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब लैटिट्यूड है ये। लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी का मतलब होता है अनरियल, वो लाइन है जो हमने अर्थ के ऊपर ड्रॉ की है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने अर्थ पे ड्रॉ की है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। अर्थ के ऊपर हम लोगों ने ऐसी लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इमेजिनरी लाइन है सारी की सारी। नॉर्थ से साउथ जो लाइन जाती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ईस्ट से वेस्ट आती है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर हमें पता हो किसी भी अर्थ पे, अगर कोई भी किसी प्लेस की प्रिसाइज लोकेशन पता करने की अर्थ पे ये प्लेस कहाँ है, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो हम ये बता देंगे कि वो प्लेस कहाँ पे है। तो ज्योग्राफर्स ने अर्थ पे ये लाइन ड्रॉ की थी, इमेजिनरी लाइन, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से उड़ते हैं, क्योंकि हर एक प्लेन का अपना एक लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है कि आपको इस लॉन्गिट्यूड पे रहना है या इस लैटिट्यूड पे रहना है और यहीं पे चलना है। दूसरा या तो ऊपर चलेगा या नीचे, ताकि वो टकराए ना एक दूसरे से, ठीक है। तो इनको ऐसे किया जाता है। जब ये लाइन खींची गई थी उस टाइम पे यूके का डोमिनेंस था वर्ल्ड में, यूनाइटेड किंगडम सुपर पावर होता था वर्ल्ड की, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। तो जो ये लाइन ऊपर वाली लाइन लॉन्गिट्यूड, तो जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, ये ग्रीनविच नाम के एक प्लेस से गुजरता है। ग्रीनविच यूके के अंदर है। मतलब जब ये लाइन खींची गई और इनके लिए जो मीटिंग हुई थी वो ग्रीनविच में हुई थी, ग्रीनविच यूके के अंदर है, ठीक है। इंडिया का टाइम हम पढ़ते हैं ना +5:30 GMT। ये GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, मतलब हम लोग यूके से 5.5 घंटे आगे होते हैं। तो आपको यूके का टाइम निकालना है तो 5.5 घंटे माइनस करके बता दो जो इंडियन टाइम है, तो यूके का टाइम निकल जाएगा कि वहां कितने बजे हो। ऐसे ही हर एक कंट्री का एक टाइम सेट किया गया है, ठीक है। जापान में नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है सनाई ताकेची। ये जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, सनाई ताकेची, ठीक है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। और जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 एटॉमिक बम गिराए थे यूएसए ने, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो 2 सिटी है ये, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे जापान के ऊपर, पहला हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था इन एटॉमिक बम्स के बाद। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है साउथ कोरिया में। छोटी कंट्री है ना, उनमें सब में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बहुत कम बड़ी कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है।
चाइना एक्सेप्शन है क्योंकि डिक्टेटरशिप है। यूएस में फेडरल सिस्टम है, प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। हमें सुनने में लगता है कि यूएस का प्रेसिडेंट पावरफुल है, वो बाहर के कंट्रीज के लिए पावरफुल है। इंटरनल यूएसए में प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है, जो अलग अलग स्टेट के गवर्नर हैं वो पावरफुल है। वहां फेडरल सिस्टम है। एग्जैक्टली फेडरल सिस्टम क्या होता है? जहां पे डिसेंट्रलाइज पावर होती है उसको फेडरल सिस्टम बोला जाता है। पावर का डिवीजन होना इज फेडरलिज्म।